तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। किताब का नाम रीडिजाइन योरसेल्फ, लेखक आरोही सिनेट ठाकुर। सोचो, अगर तुम्हें अपना पूरा जीवन जैसे अभी है वैसे नहीं चाहिए और तुम चाहो कि बस एक फ्रेश शुरुआत मिल जाए जहां तुम खुद को ऐसे बना सको जैसा तुम हमेशा से बनना चाहते थे, तो यही किताब तुम्हें वही चाबी पकड़ाती है। आरोही सिनेट ठाकुर इस किताब में तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम जैसे हो वैसे रहना कोई मजबूरी नहीं है। तुम खुद को जैसे चाहो वैसे रीडिजाइन कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को फिर से बनाता है। किताब की खास बात यह है कि ये किसी थ्योरी की तरह नहीं पढ़ती, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी दोस्त तुम्हारे पास बैठी है और धीरे धीरे समझा रही है कि अपनी लाइफ को कैसे सादा, साफ और मजबूत बनाना है। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, खुद को पहचानने की शुरुआत। तुम जानते हो, हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये नहीं होता कि दुनिया हमें कैसे देखती है। असली दिक्कत ये होती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि रुक जरा, पहले खुद को पहचान तो सही। आरोही कहती है कि जिंदगी तब बदलती है जब तुम अपने अंदर झांक कर ये देखना शुरू करो कि तुम्हें असल में चाहिए क्या। अक्सर हम वही बन जाते हैं जो घर वाले, दोस्त या समाज हमसे उम्मीद करते हैं और धीरे धीरे अपने असली आप से इतनी दूर निकल जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। इस चैप्टर में वो तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम्हारी पसंद, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा डर और तुम्हारी इच्छाएं सब तुम्हारे डिजाइन का हिस्सा है। तुम बदले बिना नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जैसे जब तुम आईने में देखते हो और चेहरे पर धूल नजर आती है तो तुम आईना नहीं बदलते, तुम चेहरा धोते हो। वही बात यहां भी है, तुम्हें खुद को साफ नजर से देखना सीखना होगा। ये चैप्टर तुम्हें धीरे धीरे इस बात की तरफ ले जाता है कि खुद को जानना कोई आध्यात्मिक टास्क नहीं है, ये बहुत साधारण चीज है। तुम्हें बस खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछने हैं और उन जवाबों को स्वीकार करना है, चाहे वो कितने ही असहज क्यों न हो। जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक छोटी सी रोशनी जलती है और तुम पहली बार अपने डिजाइन को खुद संभालना शुरू करते हो। चैप्टर 2, अपनी असलियत से दोस्ती करना। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसी लगती है जैसे कोई तुम्हें हल्का सा झटका देते हुए कह रहा हो कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है, और वो सच किसी और से नहीं बल्कि खुद से बोलना है। आरोही यहाँ तुम्हें एक बहुत गहरी पर बहुत सरल बात समझाती है कि लाइफ में सबसे मुश्किल रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि खुद से बनाना होता है। क्योंकि हम दूसरों के सामने तो सज-धज कर आते हैं, पर अपने सामने बिल्कुल नग्न, और यही सबसे डरावना सच है। इस चैप्टर में तुम्हें महसूस होता है कि तुमने अपनी लाइफ में कितनी चीजें सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए की है। कभी कोई कोर्स, कभी कोई दोस्ती, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई आदत, और धीरे धीरे तुम अपने भीतर इतना दबाते चले गए कि अब अपनी असली आवाज भी धीमी पड़ गई है। आरोही कहती है कि खुद को रीडिजाइन करने से पहले तुम्हें अपनी असलियत को अपनाना होगा। मतलब तुम्हारे अंदर जो डर है, जो गुस्सा है, जो पुराना दर्द है, जो गलतियां हैं, उन्हें छुपाने या दबाने से कुछ नहीं होता। उन्हें पकड़कर सामने बैठाना पड़ता है। जैसे तुम किसी पुराने दोस्त से सालों बाद मिलते हो और अचानक सारी बातें खुलने लगती है। ठीक वही बात तुम ये भी समझते हो कि खुद की असलियत से दोस्ती करना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसा हो वैसे ही हमेशा रहोगे। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपने शुरुआती पॉइंट को मानते हो। तुम ये समझते हो कि ये हूं मैं अभी और यही से मैं आगे बढ़ूंगा, और ये बिल्कुल ठीक है। इस चैप्टर में एक तरह की राहत भी मिलती है, क्योंकि ये तुम्हें बताता है कि खुद को बदलने का पहला कदम खुद को स्वीकार करना है। खुद की कमियों को देखकर खुद को जज नहीं करना, बस समझना है। जैसे कोई बच्चा गिर जाए और तुम उसे डांटने की बजाय उठाकर कहते हो चल, फिर कोशिश करते हैं। ठीक वही टोन तुम्हें यहां महसूस होती है।
ये चैप्टर खत्म होते होते तुम थोड़े हल्के हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये पहला भरोसा पैदा होता है कि तुम खुद के साथ एक सच्चा रिश्ता बना सकते हो, और यही रिश्ता तुम्हें अंदर से ताकत देगा आगे बढ़ने में। चैप्टर 3, अपनी सोच की सफाई। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम सुबह ऊँघते हुए आईने के सामने खड़े हो और अचानक ध्यान आता है कि शीशा धुंधला है। तुम साफ दिखना चाहते हो, पर धुंध इतनी है कि कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। आरोही यहाँ कहती है कि असल जिंदगी में ये धुंध असल में हमारी सोच में होती है। गंदगी आईने की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की होती है। इस चैप्टर में तुम सीखते हो कि हमारी सोच समय के साथ इतनी भर चुकी होती है, दूसरों की राय से, समाज की उम्मीदों से, पुराने अनुभवों से, खुद की गलत धारणाओं से, कि असली हम अंदर कहीं खो जाते हैं। जैसे कोई पुराना कमरा जिसमें सालों से सफाई न हुई हो और तुम्हें याद भी न हो कि किस कोने में क्या रखा है। आरोही यहाँ तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास कराती है कि तुम्हें अपनी सोच की सफाई करनी ही पड़ेगी अगर सच में खुद को रीडिजाइन करना चाहते हो। और सफाई का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब मिटा देना है, बल्कि ये समझना है कि कौन सी सोच तुम्हारी है और कौन सी तुमने बिना सोचे समझे अपना ली है। तुम यहाँ ये भी समझते हो कि हमारे दिमाग में दो तरह की आवाजें चलती रहती है, एक वो जो हमें आगे बढ़ने को कहती है, और एक वो जो डराती है, रोकती है और बार बार कहती है कि तुमसे नहीं होगा। आरोही साफ कहती है कि ये दूसरी वाली आवाज सच नहीं होती, ये बस उन पुराने अनुभवों की धूल है जो अभी तक साफ नहीं हुई। ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपनी सोच को पकड़कर पूछना है कि ये कहां से आई। किसने कहा कि तुम कमजोर हो? किसने कहा कि तुम देर से आते हो इसलिए हमेशा पीछे रहोगे? किसने कहा कि तुम जिस चीज में दिल लगाओ वो नहीं हो सकती? जब तुम इन सवालों को खुद से पूछना शुरू करते हो, तभी सोच साफ होने लगती है। आरोही ये भी बताती है कि सोच की सफाई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है। जैसे रोज नहाते हो, वैसे ही दिमाग को भी रोज साफ करना पड़ता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे विचार हल्के हो रहे हैं, डर कम हो रहा है और अंदर से एक नई सी जगह खाली हो रही है जहां अच्छे और मजबूत विचार आ सकते हैं। ये चैप्टर खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आ रही हो। तुम खुद को ज्यादा स्पष्ट महसूस करते हो, जैसे किसी ने अंदर जमी धूल झाड़ दी हो। चैप्टर 4, अपनी सीमाएं तोड़ना। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी ऊंची दीवार के सामने खड़े हो और अंदर ही अंदर जानते हो कि इस दीवार के पार ही वो जिंदगी है जो तुम सच में जीना चाहते हो, लेकिन तुम डर के मारे वहीं खड़े रह जाते हो। आरोही यहाँ कहती है कि ये दीवार असल में बाहर की नहीं होती, ये पूरी की पूरी हमारे अंदर होती है और इसे ही वो आत्मिक सीमाएं कहती है। ये चैप्टर तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास कराता है कि शायद सबसे बड़ा कैदखाना हमारा खुद का दिमाग होता है। हम खुद ही अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें मान लेते हैं जो कभी सच नहीं थी। जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी किस्मत खराब है। ये सब वो अदृश्य दीवारें हैं जो हम खुद बनाते हैं और फिर खुद ही उन्हीं में फंस जाते हैं। आरोही यहाँ बहुत प्यार से लेकिन बहुत सीधे कहती है कि तुम्हें अपनी इन सीमाओं को पहचानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम उन्हें देखोगे नहीं तब तक उन्हें तोड़ोगे कैसे? तुम नोटिस करोगे कि हमारी ज्यादातर सीमाएं डर से बनी होती है। असफलता का डर, लोगों के तानों का डर, रिजेक्ट होने का डर और कभी कभी तो खुद को खो देने का डर। इस चैप्टर में आरोही समझाती है कि इन डर को हटाने का तरीका उन्हें भगाना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। जैसे अगर अंधेरे में कोई परछाई दिखे तो भागने की बजाय लाइट ऑन कर दो, तुरंत पता चल जाता है कि वो डरने वाली चीज नहीं थी। उसी तरह जब तुम अपने डर को नाम देते हो, जब तुम उसे पहचान लेते हो, वो तुम पर से अपनी ताकत खो देता है। यहां तुम ये भी सीखते हो कि तुम्हें अपनी सीमाओं को धीरे धीरे धक्का देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा,
जैसे जिम में एकदम भारी वजन नहीं उठाते, पहले छोटा उठाते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हो। जिंदगी की सीमाएं भी ऐसे ही टूटती है, धक्का दर धक्का। आरोही ये भी बताती है कि कई बार सीमाएं हमारे असली दुश्मन नहीं होती, बल्कि वो बस इशारा करती है कि यहां तुमने अभी तक खुद को ट्राई ही नहीं किया। और जब तुम थोड़ी हिम्मत करके नया कदम उठाते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तुम्हें अंदर एक नई ताकत महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा असली तुम धीरे धीरे जाग रहा हो। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें लगता है कि शायद वो दीवार उतनी ऊंची नहीं थी जितनी तुम समझ रहे थे। शायद तुम्हारा पहला कदम ही उसे हिला सकता है, और शायद, बस शायद, तुम अपने बारे में जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। चैप्टर 5, अपने असली खुद को अपनाना। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम लंबे समय बाद आईने के सामने खड़े हो और पहली बार अपने चेहरे को सच में गौर से देख रहे हो। तुम्हें यह एहसास होता है कि शायद तुम इतने सालों से वही बनते चले गए जो दूसरों को चाहिए था, लेकिन खुद को कभी सच में नहीं समझा कि तुम असल में क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो और कौन हो। आरोही यहां एक बहुत गहरी लेकिन बड़ी ही आसान बात कहती है कि हम सब अपनी जिंदगी में एक मुखौटा पहनकर चलते हैं। ये मुखौटा किसी को खुश रखने के लिए होता है, किसी से नाराजगी छिपाने के लिए होता है, किसी को खुद की कमजोरी ना दिखे इसलिए होता है, और कभी कभी इस डर में होता है कि कई लोग हमें असली रूप में देखकर जज न कर दें। लेकिन समस्या ये है कि ये मुखौटा जितना बाहर की दुनिया से बचाता है, उतना ही धीरे धीरे अंदर खुद को हमसे दूर कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भूल ही जाता है कि उसका असली चेहरा कैसा था। इस चैप्टर में आरोही तुम्हें हाथ पकड़कर उस जगह ले जाती है जहां तुम अपने असली रूप से फिर से मिल सको। वो बताती है कि असली खुद को अपनाना कोई भारी काम नहीं है, बस खुद के साथ ईमानदार होना है। अपनी पसंद को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को और अपनी चाहतों को सच में देखना है, बिना दबाव के, बिना शर्म के और बिना तुलना के। यहां तुम महसूस करते हो कि असली खुद को अपनाना कोई ताज नहीं है जो तुम पहनकर दुनिया को दिखाओगे, बल्कि ये एक एहसास है जो तुम अंदर महसूस करते हो। एक शांति कि तुम अब किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक हल्कापन कि अब तुम्हें किसी किरदार का बोझ नहीं ढोना। एक सुकून कि तुमने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया है। आरोही ये भी समझाती है कि जब तुम ये सच का दरवाजा खोलते हो, भले शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें जो आजादी मिलती है वो किसी भी चीज से बड़ी है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से तुम्हें खुशी मिलती है, कौन सी चीजें तुम्हें थका देती है और कौन सी चीजें तुम्हें जिंदा महसूस कराती है। ये चैप्टर तुम्हें इस नतीजे तक लाता है कि बदलाव बाहर नहीं, पहले अंदर शुरू होता है। और जब तुम खुद को सच में अपनाते हो तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। लोग तुम्हें अब समझने लगते हैं, रिश्ते अब असली हो जाते हैं, फैसलों में अब सिरदर्द नहीं होता और जिंदगी अब बोझ नहीं लगती, ये तुम्हारी बन जाती है। चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधे पर रखा बहुत सालों पुराना भार उतार दिया हो, और अब तुम थोड़ा हल्का, थोड़ा साफ और थोड़ा ईमानदार महसूस करते हो, जैसे तुम्हारे अंदर एक नई जगह बन रही है जहां असली तुम सांस ले सकता है। चैप्टर 6, अपनी सीमाएं तय करने की हिम्मत। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी थके हुए दिन के बाद बिस्तर पर बैठे हो और अचानक महसूस करते हो कि दिन भर तुमने ना जाने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि तुम ना कहने से डर रहे थे। जैसे किसी दोस्त की बेवजह मदद, किसी रिश्तेदार का फिजूल का काम, ऑफिस की वो एक्स्ट्रा टास्क जिसे तुम असल में करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर हाँ बोल दी। आरोही यहां एक बड़ी सच्चाई खोलती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा थका हुआ वही इंसान होता है जिसे ना कहना नहीं आता, क्योंकि वो हर वक्त खुद को छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगा रहता है
और धीरे धीरे उसकी खुद की जरूरतें, उसके सपने और उसकी मानसिक शांति पीछे छूट जाती है। इस चैप्टर में वो तुम्हें एक बहुत कोमल समझदारी देती है कि सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, ये खुद से प्यार करना है। ये अपने मन को बताना है कि तुम भी इंसान हो और तुम्हारी भी हदें हैं, और अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे तो दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुककर नहीं पूछेगी कि तुम ठीक हो या नहीं। वो बस तुमसे लेती ही जाएगी। यहाँ आरोही तुम्हें एक ऐसी स्थिति की कल्पना कराती है जहां तुम किसी को मुस्कुरा कर कहते हो, मैं अभी ये नहीं कर सकता, और जैसे ही तुम ये कहते हो तुम्हें एक छोटी सी आजादी महसूस होती है, एक हल्की सी राहत, शायद थोड़ा डर भी, लेकिन राहत ज्यादा। फिर वो समझाती है कि सीमाएं तय करने का मतलब सिर्फ दूसरों को रोकना नहीं, बल्कि खुद को ये बताना है कि तुम कितने कीमती हो। तुम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाओगे, किसके लिए समय दोगे, किस बात को दिल पर लोगे, और क्या चीजें तुम्हें छू भी नहीं सकती, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। चैप्टर में एक और दिल गुदगुदा देने वाली बात आती है कि सीमा तय करना लड़ाई नहीं है, ये बस एक सम्मानजनक दूरी बनाना है ताकि तुम और सामने वाला दोनों आराम से सांस ले सके। क्योंकि जब तुम सबकी हर मांग पूरी करते हो तो लोग तुम्हें इंसान नहीं, मशीन समझने लगते हैं, और जब तुम साफ और शांत तरीके से अपनी सीमा बताते हो तभी लोग तुम्हें सच में मान देना शुरू करते हैं। आरोही ये भी दिखाती है कि शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि पुराने पैटर्न टूटते हैं, तुम्हें लगेगा लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि असली नाराजगी तुम में पहले से ही जमा थी जब तुम खुद की बात दबा रहे थे। अब तुम बस खुद को वापस पा रहे हो। चैप्टर के अंत में तुम समझते हो कि सीमाएं वो दीवार नहीं है जो दूसरों को बाहर रखें, बल्कि वो खिड़कियां है जो तुम्हें अपने भीतर की रोशनी बचाए रखने देती है, और इस रोशनी के साथ ही तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे साफ, सुरक्षित और हल्की हो जाती है। चैप्टर 7, अपनी पहचान खुद से बनाना, दूसरों की सोच से नहीं। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी शांत शाम में अकेले बैठकर अपने बारे में सोच रहे हो, और अचानक एहसास होता है कि जिंदगी में जितने भी फैसले तुमने लिए हैं उनमें से कितने सच में तुम्हारे अपने थे और कितने ऐसे थे जो समाज, लोग, परिवार या दोस्तों की उम्मीदों के हिसाब से उठाए गए थे। आरोही यहाँ एक बड़ा नरम सा सवाल पूछती है कि तुम असल में कौन हो। वो नहीं जो लोग तुम्हें कहते हैं, वो नहीं जो दुनिया तुमसे उम्मीद करती है, बल्कि वो जो तुम अपने भीतर चुपचाप महसूस करते हो, वो जो तुम सपना देखते हो लेकिन कह नहीं पाते, वो जो तुम बनना चाहते हो लेकिन डर के कारण रोक लेते हो। ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बोल रहा हो कि तुम जिंदगी भर दूसरों की परछाइयों में चलोगे तो अपने ही पैरों के निशान कभी देख नहीं पाओगे, और खुद की पहचान बनाए बिना कोई भी इंसान अंदर से पूरा नहीं महसूस कर सकता। आरोही धीरे धीरे तुम्हें एक गहरी बात समझाती है कि दुनिया की राय तुम पर तभी भारी होती है जब तुम खुद के बारे में साफ नहीं होते, लेकिन जैसे ही तुम ये तय कर लेते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और किस दिशा में चलना है, उसी पल दुनिया की आवाजें धीमी होने लगती है। इस चैप्टर में एक बहुत प्यारी सी बात आती है कि पहचान कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये बस छोटे छोटे सच होते हैं जिन्हें तुम रोज जीते हो, जैसे तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी खूबियां, ये सब मिलकर तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम अपने असली रूप में हो। आरोही कहती है कि पहचान का सबसे बड़ा दुश्मन तुलना है, क्योंकि जब तुम दूसरों को देखकर खुद को मापने लगते हो तब तुम अपनी असली खासियतों से दूर होते जाते हो। तुलना तुम्हें हमेशा खोखला महसूस कराती है और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकते, जबकि सच ये है कि तुम्हें किसी के बराबर होना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद की ऊंचाई पता चलनी चाहिए। फिर वो तुम्हें ये महसूस कराती है कि अपनी पहचान बनाना शुरू होता है खुद की गलतियों को स्वीकार करने से, खुद को कच्चा, अपूर्ण और सीखने वाला मानने से, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो
दुनिया चाहे जो बोले, तुम अंदर से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते जाते हो। चैप्टर की आखिरी पंक्तियां एक तरह से जागने जैसा असर करती है। वो कहती है कि अपनी पहचान वही शुरू होती है जहां तुम दूसरों की सोच से आजाद होते हो। और ये आजादी किसी क्रांति की तरह नहीं आती, ये बस एक छोटे से फैसले से पैदा होती है कि आज से तुम खुद को सुनोगे, बाहरी शोर को नहीं। और जैसे ही तुम ये फैसला लेते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे भीतर बहुत सालों से बंद एक खिड़की आखिरकार खुल गई हो और ताजी हवा अंदर आने लगी हो। चैप्टर 8, आदतें जो तुम्हें फिर से नया बनाती है। इस चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसी होती है जैसे तुम एक सुबह उठते हो और महसूस करते हो कि जिंदगी को बदलने की इतनी बातें तो तुम सुनते रहते हो, लेकिन असल में रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें तुम करते हो वही तुम्हें गढ़ती भी है और बिगाड़ती भी। आरोही यहां तुम्हें एकदम प्यार से ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारा आज कैसा है, ये कल क्या किया था उस पर टिका होता है, और तुम्हारा कल कैसा होगा ये इस बात पर कि तुम आज क्या कर रहे हो। चैप्टर में वो बहुत नरमी से बताती है कि आदतें कोई बड़ी भारी चीज नहीं होती। इन्हें बदलना किसी पहाड़ को खिसकाने जैसा ड्रामा भी नहीं होता। ये बस रोज की छोटी और उम्मीद भरी कोशिशें होती है। जैसे पानी एक पत्थर पर गिरता है तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे वही गड्ढा बन जाता है। उस तरह आदतें भी तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। वो तुम्हें ये महसूस कराती है कि जो आदतें तुम बिना सोचे हर दिन करते हो वही तुम्हारी जिंदगी का असली नंबर निकालती है। और अगर तुम बदलना चाहते हो तो शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं, किसी छोटी सी आदत से करनी होती है जो तुम्हारे दिमाग को ज्यादा डराए भी नहीं और धीरे धीरे उसे मजबूत भी करे। इस चैप्टर में एक बहुत प्यारा पल आता है जब आरोही कहती है कि तुम अपनी आदतों को बदलते नहीं हो, तुम बस अपनी पहचान बदलते हो। और फिर आदतें खुद ब खुद बदल जाती है। जैसे अगर तुम खुद को एक ऐसा इंसान मानना शुरू कर दो जो हर दिन थोड़ा सीखता है, तो तुम बिना किसी जोर के सीखने वाली चीजों के पास खुद ही खींचने लगते हो। पहचान आदतों का बीज होती है और आदतें उस बीज का पेड़। वो ये भी समझाती है कि अच्छी आदतें बनाना असल में एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम खुद के लिए अच्छी आदतों को चुनते हो तो ये तुम अपने आप से कह रहे होते हो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने लायक हो। तुम अपने आप को हल्के में नहीं लेते, और ये बहुत गहरी बात है क्योंकि अक्सर इंसान खुद को ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। चैप्टर का एक सुंदर हिस्सा ये बताता है कि आदतों का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बस लगातार बने रहना है। तुम अगर एक दिन चूक भी जाओ तो इससे तुम्हारी पहचान नहीं टूटती, वो बस एक ठोकर है। और ठोकर का मतलब रास्ता बदलना नहीं होता, बस थोड़ी देर संभल कर चलना होता है। अंत में आरोही बिल्कुल दोस्त की तरह तुम्हें याद दिलाती है कि आदतें तुम्हें घसीटती नहीं है, वो तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन कुछ छोटा सा ऐसा काम करना है जो तुम्हें अपने बेहतर रूप के थोड़ा करीब ले जाए। और जब तुम ये छोटे छोटे कदम रोज उठाते हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता, और एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम सच में बदल चुके हो, शांत तरीके से, भीतर से, बिना किसी शोर के। चैप्टर 9, तुम्हारा माहौल तुम्हें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे माहौल से होती है जिसे देखकर तुम खुद सोचने लगते हो कि यार, हम जितना खुद को कंट्रोल करने की बात करते हैं, असल में हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारे आसपास की चीजें करती है। आरोही बड़ा साफ बोलती है कि इंसान कितना भी मजबूत हो, उसका माहौल उससे ज्यादा ताकतवर होता है। और ये बात पहले थोड़ी चुभती है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता है तुम मानने लगते हो कि सच में ऐसा ही होता है। आरोही तुम्हें एक सिंपल सा एहसास दिलाती है कि जब तुम किसी ऐसे माहौल में होते हो जहां हर कोई बस शोर में खोया है, हर कोई जल्दीबाजी में है, हर कोई थोड़ी थकान और थोड़ी झुंझलाहट लेकर चलता है, तो तुम भी धीरे धीरे वही सब अपना लेते हो। तुम्हें खुद समझ नहीं आता और तुम्हारा दिमाग उसी ट्यून पर काम करने लगता है। जैसे अगर आसपास बस बिखराव हो तो तुम्हारे भीतर भी बिखराव आने लगता है।
चाहे तुम कितने ही फोकस्ड क्यों न बनना चाहो। इस चैप्टर में एक बड़ा प्यारा मोड़ आता है जब आरोही बताती है कि माहौल सिर्फ जगह नहीं होता, माहौल लोग भी होते हैं, और लोग तुम्हें कब कितना बनाते या गिराते हैं ये तुम्हें बाद में समझ आता है, उस वक्त नहीं। वो कहती है कि तुम्हारे आसपास के लोग या तो तुम्हें खींचकर ऊपर ले जाते हैं, जैसे कोई हाथ पकड़कर खड़ा कर दे, या फिर धीरे धीरे नीचे दबाते जाते हैं बिना शोर किए। और ये दबाव ऐसा होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर की चमक कब फीकी होने लगी। फिर एक और दिल छू लेने वाली बात आती है कि माहौल का मतलब ये भी है कि तुम हर दिन किस चीज को अपने दिमाग में जगह देते हो। जैसे अगर तुम सुबह उठकर सबसे पहले फोन खोलकर बस बेमतलब की चीजें देखने लगते हो, तो तुम अपने दिमाग को बता रहे होते हो कि उसका ध्यान बिखरना ठीक है। और अगर तुम खुद को शांति या सीख या सुकून की चीजों के पास ले जाते हो, तो तुम दिमाग को एक अलग दिशा दिखा रहे होते हो। इसलिए वो कहती है कि माहौल बाहर से ज्यादा तुम्हारे सिर के अंदर का होता है। आरोही पूरे चैप्टर में जितनी शांति से ये बात बताती है कि माहौल बदलना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सच बोलना पड़ता है खुद से। जैसे अगर कोई इंसान तुम्हें हर दिन नीचे गिराता है, तुम्हें छोटा महसूस करवाता है या तुम्हारी एनर्जी खींच लेता है, तो उस रिश्ते से दूर जाना खुद के लिए सबसे बड़ी मेहरबानी होती है। और अगर तुम उनका साथ नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम अपनी हदें तय कर सकते हो ताकि वो तुम्हारी आत्मा को न घिसे। चैप्टर में वो तुम्हें एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सच बताती है कि अच्छा माहौल तुम्हें बदलने की मेहनत नहीं करवाता, वो खुद तुम्हें बदल देता है। जैसे अगर तुम ऐसे लोगों के बीच बैठ जाओ जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे भीतर भी वही आग जलने लगती है। माहौल एक तरह से ऊर्जा का तालाब होता है। तुम चाहे जितना बचो, उसके अंदर उतरते ही तरबतर हो जाते हो। अंत में आरोही दोस्त की तरह तुम्हें हल्की सी मुस्कान के साथ समझाती है कि अगर तुम खुद को फिर से बनाना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो या उसे साफ करो, क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही तुम्हारा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसी ही तुम्हारी पूरी जिंदगी होगी। चैप्टर 10, खुद को माफ करना सीखो, वरना तुम हमेशा खुद के ही दुश्मन बने रहोगे। इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसे सुनकर तुम एक पल चुप हो जाते हो। आरोही कहती है कि इंसान दुनिया को जितना माफ कर देता है, उतना खुद को कभी नहीं करता, और यही सबसे बड़ा बोझ होता है जो हमें थका देता है, कमजोर कर देता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। जैसे कुछ चीजें सालों पहले हुई थी, लेकिन हम आज भी उन्हें याद करके खुद को कोसते हैं कि काश उस वक्त हम कुछ और करते। वो बताती है कि हम खुद के बारे में जितनी सख्ती रखते हैं, उतनी किसी और से कभी नहीं रखते। कोई और गलती करे, हम कह देते हैं कि ठीक है, इंसान हो जाता है। लेकिन जब हम खुद वही गलती करते हैं, हम अपने ही दिल को इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि वो सांस तक नहीं ले पाता, और ये सिलसिला इतना धीरे धीरे चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद से कितना टेढ़ा रिश्ता बना चुके हैं। आरोही तुम्हें बहुत प्यार से समझाती है कि खुद को माफ करना मतलब अपनी कमजोरियों को जस्टिफाई करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि तुम इंसान हो, तुम सीख रहे हो, तुम रास्ते पर हो, और हर इंसान गिरकर ही उठना सीखता है। वो कहती है कि खुद को माफ करना एक तरह का इमोशन रीसेट होता है, जैसे तुम अपने दिल से पुराना धूलकचरा साफ कर देते हो और उसे फिर से सांस लेने देते हो। इस चैप्टर में वह एक बहुत खूबसूरत बात कहती है कि तुम अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को जितना पकड़ कर रखते हो, उतना तुम भविष्य को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों पकड़ में साथ नहीं आते। तुम्हें एक छोड़ना पड़ता है, और जब तुम खुद को माफ कर देते हो, तब तुम आगे बढ़ने लायक हल्के हो जाते हो। जैसे कोई भारी बैग उतार दिया हो और अचानक कंधे आजाद हो जाए। फिर वो बताती है कि खुद को माफ करना शुरू कहां से होता है। वो कहती है कि ये शुरुआत उस पल से होती है जब तुम खुद के सामने मान लेते हो कि हाँ,
गलती हुई थी, लेकिन मैं उससे सीख चुका हूं। और सीखने के बाद जो इंसान बनता है वो पहले वाला इंसान नहीं रहता। यानी गलती नहीं, बल्कि उससे निकला हुआ तुम असली मायने रखता है। आरोही ये भी कहती है कि खुद को माफ करना हर दिन का काम है, एक बार का नहीं। क्योंकि जैसे जैसे तुम जिंदगी में कुछ नया करते हो, तुमसे गलतियां होंगी, तुमसे कुछ ऐसा होगा जिसे तुम बाद में सोचकर अफसोस करोगे। और अगर तुमने खुद को माफ करना नहीं सीखा तो तुम हर दिन अपने ही अंदर फंसते जाओगे। ये एक तरह का इमोशनल सेल्फ केयर है जो हम सबको सीखना चाहिए। अंत में वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में कहती है कि अगर तुम खुद को माफ नहीं कर सकते तो खुद से प्यार कैसे करोगे। और जैसे ही तुम खुद को माफ करना शुरू करते हो, तुम खुद को फिर से बनाने के रास्ते पर सच में कदम रख देते हो। क्योंकि खुद को माफ करने वाला इंसान हल्का चलता है, साफ सोचता है और अपने बारे में प्यार से महसूस करता है। और यही चीज उसे बदल देती है। चैप्टर 11, तुम एक बार नहीं, जितनी बार चाहो खुद को फिर से बना सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे पढ़कर तुम रुक जाते हो। आरोही पूछती है कि हम अपने फोन को कितनी बार रीसेट करते हैं, उसे अपडेट देते हैं, उसके खराब हो जाने पर नया मॉडल ले लेते हैं, लेकिन खुद के साथ क्यों नहीं? क्यों हम मान लेते हैं कि हम जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे और बदलना किसी और के लिए होता है। वो कहती है कि इंसान किसी भी उम्र में खुद को फिर से रीडिजाइन कर सकता है, क्योंकि इंसान कोई पत्थर नहीं होता कि एक बार तराश दिया तो वैसा ही रहेगा। इंसान मिट्टी की तरह होता है जिसके अंदर हर वक्त शेप बदलने की ताकत रहती है। बस हम खुद ही इस बात पर यकीन नहीं करते। आरोही तुम्हें बड़े प्यार और सादगी से समझाती है कि तुम्हें खुद को बदलने के लिए किसी बड़े हादसे, हार्ट ब्रेक या डाउनफॉल का इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम बदलना चाहो तो एक साधारण मंगलवार की सुबह भी अपनी जिंदगी को नए ट्रैक पर डाल सकते हो। कोई भी पल तुम्हारे लिए नया जन्म बन सकता है, बस तुम उस पल को पकड़ना चाहिए। फिर वो बताती है कि रीडिजाइनिंग का मतलब अपनी आइडेंटिटी को फेंक देना नहीं, बल्कि उस आइडेंटिटी के उन हिस्सों को बदलना है जो अब तुम्हारे काम नहीं आ रहे, जो तुम्हें थका रहे हैं, रोक रहे हैं या अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं। जैसे कुछ आदतें, कुछ बिलीफ्स, कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ कंपैरिजंस, कुछ फियर्स और कुछ ऐसे लोग जो तुमसे ज्यादा तुमको नीचे खींचते हैं। ये चैप्टर एक बहुत गहरा सच भी बताता है कि हमारे अंदर पुराने दर्द, पुराने रिश्ते, पुराने डिसीजंस और पुराने डर इतने गहरे बस जाते हैं कि हम खुद को वही समझने लगते हैं। जैसे तुम किसी चोट को इतना बरसों तक पकड़े रहो कि घाव तुम्हारी पहचान बन जाए। लेकिन वो कहती है कि चोट पहचान नहीं होती, सीख होती है। पहचान तो वो होती है जो तुमने उसके बाद खुद से बनाई। आरोही ये भी समझाती है कि बदलने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट बनना है। यानी तुम खुद से पूछो कि तुम असल में कौन बनना चाहते हो, और फिर छोटे छोटे कदमों से रोज उस तरफ चलते रहो। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, बदलाव हमेशा छोटे छोटे शांत पलों में होता है। और सबसे जरूरी बात वो ये कहती है कि खुद को रीडिजाइन करने में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा खुद का डर होता है, लोग क्या कहेंगे वाला डर। और वो कहती है कि लोग वैसे ही बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तुम्हारे बदलाव से वो 2 दिन बातें करेंगे और तीसरे दिन अपनी जिंदगियों में खो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बदला हुआ रूप तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो किसकी बात ज्यादा मायने रखती है? अंत में आरोही तुम्हें एक बहुत कोमल और खूबसूरत रियलिटी बताती है कि कोई भी इंसान एक बार में नहीं बनता। इंसान कई बार बनता है, टूटकर, समझकर, सीखकर और फिर खुद को नए तरीके से जोड़कर। तुम भी ऐसा कर सकते हो, जितनी बार चाहो कर सकते हो। खुद को रीडिजाइन करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बस एक शुरुआत की जरूरत होती है। और इस चैप्टर का वाइब यही है कि तुम चाहे जैसे भी हो, तुम्हें बदलने की ताकत हमेशा रहती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। चैप्टर 12, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये चैप्टर एक बहुत गहरी
लेकिन बहुत सरल लाइन से शुरू होता है कि इंसान तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो खुद मान न ले। दुनिया चाहे कितना भी टर्ब्यूलेंस दे दे, हालात चाहे कितने भी उलझ जाए, दिल चाहे जितने भी टूट जाए, इंसान सिर्फ तब हारता है जब वो खुद कहना शुरू कर देता है कि अब मुझसे नहीं होगा। आरोही यहाँ एक बहुत प्यारी बात करती है कि हमारी लाइफ किसी फिल्म की तरह नहीं चलती जहां हर चीज का टाइमिंग परफेक्ट हो। लाइफ तो कभी कभी बिल्कुल रैंडम चैप्टर से भरी होती है, कभी हंसी वाले, कभी रोने वाले, कभी बिल्कुल मीनिंगलेस वाले, और कभी अचानक से आ जाने वाली उम्मीद वाले चैप्टर्स। और वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ की कहानी अभी लिखी कहा गई है कि तुम डर रहे हो कि इसका एंड कैसा होगा। वो कहती है कि तुमने जितना झेला है वो तुम्हारा पूरा नहीं है, जितना टूटे हो वो तुम्हारी सीमा नहीं है, जितना तुमने खुद को थकता, गिरता, लड़खड़ाता देखा है वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता। ये सब सिर्फ चैप्टर्स हैं, तुम्हारी कहानी का एंड नहीं। इस चैप्टर में एक बड़ी सच्ची बात कही गई है कि बहुत सारी चीजें हम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब देर हो चुकी है। और आरोही इस सोच को जैसे जड़ से उखाड़ देती है। वो कहती है कि देर तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, वरना दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं लिखा कि हैप्पीनेस, सक्सेस या पीस सिर्फ एक उम्र तक मिलती है। चाहे तुम 25 के हो, 30 के हो, 40 के हो या 50 के, बदलाव की दहलीज पर खड़ा होने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। फिर वो बहुत इमोशनल लेकिन एम्पावरिंग तरीके से कहती है कि तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा, क्योंकि जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता तुम्हारा खुद से ही होता है। बाकी सारे लोग आते जाते हैं पर तुम अपने साथ हमेशा रहते हो। अगर तुम खुद के साथ जेंटल रहोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद को अलाउ करोगे ग्रो करने के लिए, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। वो तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि कोई भी जर्नी सीधी और स्मूथ नहीं होती। बीच बीच में सेटबैक्स आएंगे, कंफ्यूजन आएगा, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं लगोगे, और कुछ दिन ऐसे लगेंगे कि जैसे तुमने जितनी भी प्रोग्रेस की थी सब बेकार गई। लेकिन ये फीलिंग्स सिर्फ फीलिंग्स होती है, रियलिटी नहीं होती। तुम आगे बढ़ते हो सिर्फ इसलिए नहीं कि सब आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। चैप्टर का अंत ऐसे होता है जैसे कोई तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर कह दे, तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। आरोही तुम्हें ये एहसास कराती है कि तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है और इसे कितना खूबसूरत बनाना है, ये पूरा पावर तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपनी लाइफ को बिल्कुल नए रंगों में रंग सकते हो। तुम जैसा फ्यूचर चाहो वैसा बना सकते हो। तुम बस रुकना मत, डरना मत और खुद पर भरोसा करना मत छोड़ना। और यही इस पूरे चैप्टर की सबसे प्यारी वाइब है कि तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, तुम इवॉल्विंग हो। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, और सबसे अच्छी बात, इसका सबसे सुंदर हिस्सा अभी लिखा ही नहीं गया है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।